इस्टेब्लिशमेंट को एक लहू लगा हुआ है मुंह को कि उन्होंने सियासी फैसले करने हैं और सियासत को आगे लेके जाना है। पाकिस्तान के अवाम को फैसलों का हक देना होगा। ये नहीं हो सकता कि जो हमारे जनरल्स हैं, कुछ हमारे जजेस हैं, वो बैठ के बंद कमरों में फैसले कर दें कि आज से हमारी पॉलिसी ये होगी, अगले दिन हम बदल जाएं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शंस को कालअदम ना करार दिया होता, हम एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ चुके होते। सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलतियों से इबारत है। मुतालबा हमारा ये है, दोबारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो साइफर है जिसके नतीजे में पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली अमल में आई, एक आलमी साजिश के नतीजे में, जहाँ से इमरान खान को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा से हटाया गया, इस साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। जी नाज़रीन, ये थे साबिक़ वज़ीर इत्तलात, साबिक़ वज़ीर कानून जनाब फवाद चौधरी साहब, जिनका इस फैसले के अंदर भी जिक्र है जो सुप्रीम कोर्ट में दिया। इस हवाले से अदालत ने क्या कहा, उसके बाद जो ये रिएक्शन है फवाद चौधरी साहब का, इस हवाले से इन्होंने जो टारगेट किया है कुछ इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को और जजेस के बारे में जिस तरह के रिमार्क्स दिए हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर तजियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया इस सेगमेंट में। उनसे पूछेंगे कि जो बयानिया इमरान खान साहब ने खड़ा किया और जिसके पीछे पूरी कौम को उन्होंने लगाया, और आज भी उन्होंने जलसे के अंदर ये कहा कि जनाब बात नहीं सुनी गई और जो साइफर है उसको ज़ेर बहस नहीं लाया गया, और हमने तो कमेटी कायम कर दी थी, हमें तहकीकात करने की मोहलत नहीं मिली और हमारी हुकूमत चली गई। मलिक साहब क्या कहेंगे, अब ये पूरा बयानिया की शिकस्त नहीं हुई इमरान खान साहब की? देखिए, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने दर हकीकत इमरान खान साहब को और पीटीआई को बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। इसलिए फवाद चौधरी साहब हों या बाकी जो उनके रहनुमा हों, उसकी बौखलाहट बड़ी वाज़ेह है कि फवाद चौधरी साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस मजहर आलम मंदोखेल का जो बड़ा वाज़ेह है कि इमरान खान, आरिफ अलवी और उसके साथ असद कैसर और साथ फवाद चौधरी और डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी ने जो रवैया अख्तियार किया, ये आइन शिकनी है। और आइन शिकनी के हवाले से पार्लियामेंट को ये इख्तियार दिया जाए कि वो इस पे कार्रवाई करे या मुकदमा कायम करे। मैं समझता हूँ इसलिए फवाद चौधरी साहब को ये गुस्सा है, इसलिए वो बोल भी रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर अपने फैसले में लिखा है, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब कासिम सूरी साहब जो है तो उसके बाद इलेक्शन अनाउंस करके अपनी सीट छोड़कर उठकर चले गए थे कि अब गिनती करवा ली जाए, मैं इस ओहदे पर नहीं रहना चाहता, मैं इस प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहता हूँ। उस वक्त भी वो एक खत, एक मुरासला, एक साइफर अपनी जेब से निकाल के ईवान के अंदर लहरा कर गए थे और कहा था कि अब हमने इसको ओपन कर दिया है और हम इसको अब जो है मैं स्पीकर के कमरे में रख कर जा रहा हूँ। बजाय इसके कि उसको सुप्रीम कोर्ट में मुकम्मल तौर पर पूरे साइफर को पेश करते, उन्होंने सिर्फ चंद उसके हिस्से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि हमें मुकम्मल साइफर नहीं दिया गया और जो साइफर के हिस्से हमें दिखाए गए उसके मुताबिक कोई साजिश मौजूद नहीं थी। पीटीआई ने अपना केस खुद खराब किया। पीटीआई ने ना वो साइफर मुकम्मल दिया, ना खुद तहकीकात की, बल्कि पीटीआई की ख्वाहिश यही थी कि वो इसी चीज को लेके पब्लिक में चले जाएं और एक बयानिया बना लें कि उनके खिलाफ साजिश हुई है, क्योंकि पीटीआई के पास अपनी 4.25 साल कारकर्दगी का कोई जवाब नहीं था, कोई सबूत नहीं था, उनके पास वाहिद रास्ता। लेकिन मलिक साहब, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार तो है था ना कि सुप्रीम कोर्ट कहती कि मुकम्मल साइफर हमें फराहम किया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार तो है ना कि वो मांग तो सकती थी इनसे, जब पूरी इस फैसले में तहकीकात हो रही है सारा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उन शवाहिद के ऊपर फैसला दिया जो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने वो शवाहिद रखे जाते, सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस सिर्फ इस बुनियाद पर था कि क्या कासिम सूरी ने आइन की खिलाफ वर्जी की या नहीं की, जो उनको जो वोटिंग के हवाले से कहा गया था क्या उस पर अमल दरामद हुआ या नहीं हुआ। ये आज खुद नोटिस सिर्फ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से आइन पर अमल दरामद के हवाले से था। लेकिन चूंकि इसमें पीटीआई ने और कासिम सूरी ने जो रूलिंग दी थी कि ये मैं इसलिए मुस्तरद करता हूँ अदम एतमाद की तहरीक कि ये गैर मुल्की साजिश है, इसलिए इस एविडेंस को पेश करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिम्मेदारी थी कि वो पूरा साइफर सामने रखते। अच्छा मलिक साहब, सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, इस फैसले पे उनका टेक ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब।
वालेकुम सलाम। हामिद खान साहब, ये वक्त से पहले जो मिठाइयाँ खाने की जो रवायत है फैसलों के बाद, वो हमें नज़र आ रही है। एक पार्टी खुश है, दूसरी पार्टी उसके हवाले से बात कर रही है। फैसले में है क्या? फैसले में तो उन्होंने यही जो फैक्ट्स उनके सामने आए हैं उसी पर फैसला दिया है कि जो 2 तारीख को डिप्टी स्पीकर ने स्पीकर जो मोशन था उसको यूनिलैटरली और सिंगली जो है रिजेक्ट करके चले गया। तो आया क्या ये हो सकता था जब एक नो कॉन्फिडेंस मूव आर्टिकल 95 के तहत करी हो जी तो वोटिंग से पहले क्या उसको आप जो है रद्द कर सकते हैं कि नहीं, या स्पीकर रद्द कर सकता है कि नहीं, या डिप्टी स्पीकर का। तो उन्होंने कहा ये नहीं कर सकता, ये अपने मंतकी इंजाम तक जब तक ना पहुंचे, जब तक उससे वोटिंग ना हो, इसको मुस्तरद नहीं किया जा सकता। ये नटशेल उन्होंने फैसला किया है कि एक बात। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि ये आर्टिकल 69 के तहत जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स हैं उनमें कोर्ट जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती और अपनी जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। उसमें इन्होंने कहा कि नहीं, ये वो केस नहीं है जहां पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स का मामला हो, ये वो केस है जहां पर कोई एक्शन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया हो। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने ही डिसाइड करना है। ये यूजुअल प्रोसीडिंग नहीं थी जो डे टू डे होती हैं कि इसमें आर्टिकल 69 फाइल हो। तो ये 2 बुनियादी नुक्तों पर फैसला। अच्छा, आर्टिकल 6 के हवाले से भी बात हो रही है कि ये जो नाम लिए गए सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट मुनासिब फोरम है और वो फैसला करे कार्रवाई करनी है या नहीं करनी, इसके बारे में क्या है तशरीह? देखिए, वो एक जज का है नोट, इजाफी नोट ये है। हाँ, इख्तलाफी नोट कर दे या इजाफी नोट है, लेकिन एडिशनल नोट है जी। कि उसमें एडिशनली इसमें कहा है कि ये भी देखा जा सकता है, देखा जाना चाहिए, पार्लियामेंट देखे कि इसमें आर्टिकल 6 का इखलास है कि नहीं। लेकिन वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्डर भी कोर्ट नहीं है, वो फैसला नहीं है, इजाफी नोट है। हाँ, इख्तलाफी या इजाफी नोट है। चलें जी, बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। आप जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान की हुकूमत एक अहम कामयाबी गर्दान रही है कि IMF से उनको प्रोग्राम मिल गया और अब आवाम के अंदर आसानियाँ बांटेंगे। और क्या वाकई ही पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छी खबरें आने वाली हैं? IMF का ये प्रोग्राम पाकिस्तान को मिलना कितना इम्पोर्टेंट है, इस पर करेंगे बात। और मुमताज़ माहिर माशियात जनाब खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। खुर्रम साहब, बताइएगा कितना अहम है और बड़ी तगोदो, और उसके लिए पाकिस्तानी कौम ने रगड़ा भी बड़ा खाया है, महंगाई के जो है वार भी सह रही है। क्या अब हमारे लिए आसानियां ही आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं? जी थैंक यू वेरी मच जी, मुझे शो पे इनवाइट करने के लिए। देखें, आसानियां तो फौरन नहीं है, ये तो हमें एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उम्मीद ऑफ कोर्स बेहतरी की रखनी चाहिए, बट आसानियां बहुत जल्दी नहीं होंगी, ओवरनाइट नहीं होंगी। 2 देखिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान के लिए और टू एन एक्सटेंट दुनिया के इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए भी। एक तो हमारी जो डेवलपमेंट है वो ये है कि IMF प्रोग्राम में हम दोबारा ऑलमोस्ट चले गए हैं और जो स्टाफ लेवल का जो एक मुआहदा होता है वो हो गया है। अब ये बोर्ड पे जाएगा और बोर्ड से ज़्यादातर जो है वो फॉर्मेलिटीज होती हैं, ज़्यादातर वो अप्रूव हो जाता है जी। तो इसके सिलसिले में हमें कोई 1.2 बिलियन डॉलर जो है वो हमें मिलेंगे। और उसके बाद जो है 3 हमारे बड़े जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिनकी ये ऑफ कोर्स एक कंडीशन एक तरह से थी कि जी IMF प्रोग्राम में आप जाएं तो फिर हम आपके साथ डील करेंगे, आपको कैश डिपॉजिट्स देंगे डॉलर के, और साथ में हम आपको तेल और गैस भी जो है वो रियायती कीमतों पे देंगे, या फिर हम डेफर्ड पेमेंट पे देंगे, यानी कि आज आप तेल ले लें, गैस लें, हम आपको 1 साल 2 साल बाद जो है आप उसकी पेमेंट कर देंगे। तो ये अच्छी डेवलपमेंट है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें हैं वो 122-120 डॉलर से गिर के अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी अगर आप लेटेस्ट प्राइस देखें तो जो ब्रेंट ऑयल है दुनिया का एक जो बेंचमार्क होता है उसकी कीमत जो है वो 95 डॉलर से भी नीचे आ गई है। ये वही कीमत है जब लास्ट गवर्नमेंट अपनी लास्ट सब्सिडी अनाउंस करके गई थी या पेट्रोल की प्राइसेस जो है अनाउंस करके गई थी, उस पर हम दोबारा आ गए हैं। और उसके साथ साथ जो है आपके यहाँ जो रुपी डॉलर पैरिटी है, यानी कि रुपी की जो कदर है डॉलर के अगेंस्ट,
वो थोड़ी सी बेहतर हुई है, जो आने वाले दिनों में लगता है थोड़ी और बेहतर होगी। इसके बावजूद के इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर जो है वो महंगा हो रहा है। तो ओवरऑल सिनेरियो थोड़ा सा फेवरेबल पाकिस्तान के लिए हुआ है, थोड़ी सी बेहतरी हुई है। इंशाल्लाह अगर ये ट्रैक चलता रहा तो हमारी इकोनॉमी बहुत जल्दी जो है वो दोबारा ट्रैक पे आएगी और महंगाई की शरह में आहिस्ता आहिस्ता कमी देखने में नजर आएगी। लेकिन ये कितना लंबा प्रोसेस है कि इसके समरात आवाम तक पहुँचें और आवाम को सुख का सांस लें? कितना कि एक उम्मीद कब तक रखनी चाहिए कि अगर आज हमें ये मिल गया, दोस्त मुल्क जो है वो डिपॉजिट कर देते हैं और कुछ रुपया मजबूत होता है, कोई कितना अरसा दरकार होगा? एक तो सियासी इस्तेहकाम भी मुल्क के अंदर बड़ा ज़रूरी है, इस हवाले से, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं आपको फ्रैंकली ये बताऊं, ये साल टफ है। इस साल में ग्रोथ कम होनी है, महंगाई की शरह ऊपर ही रहनी है, ज्यादा ही रहनी है, और साथ साथ जो है स्टेबिलिटी शायद इतनी ज्यादा ना हो। तो ये साल तो टफ है क्योंकि शरह सूद में इजाफा किया गया है, पूरी दुनिया में हो रहा है, हमने भी किया है। 1999 के बाद हाईएस्ट शरह सूद इस वक्त हम देखने को मिल रही है। पाकिस्तान की मैं बात करूं 15%। 15%। उसके साथ साथ आपके पास जो है रुपी डॉलर पैरिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव होने की तवक्को ना करें कि जी 160 का डॉलर हो जाएगा, 170 का हो जाएगा। ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। 190 का होगा कि हमारे नहीं होगा? फंड जी मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं? 190 तक आएगा कि नहीं आएगा? जी जी, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि देखें, पहले तो ये एक्सपेक्ट करें कि ये साल बहुत अच्छा नहीं रहेगा, इसमें 2-3% की ग्रोथ हो जाए, बड़ी बात है। महंगाई की शरह में थोड़ी कमी हो सकती है क्योंकि जो ऑयल की कीमतें हैं वो हमारी इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो दो डेवलपमेंट्स, जैसे आईएमएफ का बात मैंने बताया कि आईएमएफ के पैसे आने, फिर साथ साथ दूसरे वर्ल्ड बैंक, ये सारे आपको पैसा देंगे, साथ में सऊदी अरेबिया, कतर और ये सब देना शुरू करते हैं, तो आपके डॉलर की जो है ना वो कीमत नीचे आना शुरू हो जाएगी या स्टेबलाइज हो जाएंगे एटलीस्ट। और साथ साथ ऑयल की कीमतें गिरती हैं, फिर लगता ये है कि 200 रुपए का डॉलर, 200 रुपए से एक मरतबा नीचे आ सकता है डॉलर। 200 रुपये से नीचे आ सकता है। और ये जो पेट्रोल प्राइसेस कम होंगी, इससे भी ज़ाहिर है महंगाई के अंदर कमी आएगी। और वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस भी किया है कि जी जल्दी वो इसका जो है वो असर आवाम तक पहुँचाएँगे और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम के लिए कुछ अच्छी ख़बरें आएँ। खुर्रम शहजाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी तफसील से पाकिस्तान की इकानमी का जो है वो सूरत हाल बयान की। अब नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी तब मिली जब भारत की अक़वाम मुत्तहिदा मुस्तकिल सिक्योरिटी कौंसिल में मुस्तकिल नशिस्त के हसूल की कोशिश नाकाम बना दी गई और ये बेहतरीन सिफारतकारी के नतीजे में हुआ। और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब जनाब मुनीर अकरम साहब ने। अस्सलाम वालेकुम मुनीर साहब। जी वालेकुम सलाम। मुनीर साहब, पाकिस्तान की कितनी बड़ी सिफारती कामयाबी हम कहेंगे इसको कि भारत एक अरसे से इस कोशिश में है कि उसको मुस्तकिल नशिस्त मिले, क्या कहेंगे? जी ये हमारे ऊपर तो लाजमी है कि हम हिंदुस्तान को यानी भारत को हम परमानेंट मेंबर तो नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उससे उसकी जो रीजनल डोमिनेशन है उसकी यानी एक अप्रूवल हो जाएगी। तो अब हमने तो रोकना है कि परमानेंट मेंबरशिप हिंदुस्तान को नहीं मिल सकती है। और ये जो यूएन चार्टर की सॉवरेन इक्वालिटी का प्रिंसिपल है उसके भी खिलाफ वर्जी है कि एक मुल्क को चाहे कि जी मैं एक नया परमानेंट मेंबर बन जाऊं। तो इस वजह से हमने इसको रोका हुआ है। हमारे साथ हमारा ग्रुप है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जिसे कहते हैं, और हमारी हिमायत बहुत दूसरी मुल्क और ताकतें हैं वो भी हमारे साथ शामिल हैं इस पोजीशन में, जिसमें चीन है और किस हद तक रूस भी है और बहुत सारी और ममालिक हैं जिनके साथ हम कोऑपरेट करते हैं। और उस वजह से हमने हिंदुस्तान और जो उसके साथी हैं G4 में, जापान है, ब्राज़ील है और जर्मनी, ये 4 मुल्क हैं जो परमानेंट मेंबरशिप चाहते हैं। हमने उनकी जो चाल है उसको रोकी भी है यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, आपने मुनीर साहब कहा कि रूस ने भी इस मामले पे पाकिस्तान का साथ दिया, ये कितना के इम्पोर्टेंट सिफारती मूव है रूस का पाकिस्तान? जी रूस जैसे आप जानते हैं आजकल जो रूस तो
परमानेंट मेंबरशिप नहीं चाहेगा कि नए परमानेंट मेंबर हों, क्योंकि वो खुद भी परमानेंट मेंबर है, ओरिजिनल परमानेंट मेंबर है। चीन भी ओरिजिनल परमानेंट मेंबर है। पर इसके अलावा आजकल की हालात जो हैं, जियोपॉलिटिकल हालात हैं, उसमें तो आप देख सकते हैं कि रूस जर्मनी ना जापान को मान सकता है, क्योंकि ये यूक्रेन की जंग के वजह से उनकी पोजीशन बहुत एक टेंस हो गई हैं। तो इन हालात में रूस की पोजीशन भी समझ आती है। पर हमारी कंसिस्टेंट एक कोऑर्डिनेशन रहती है। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस जो हमारा ग्रुप है, पाकिस्तान और इटली, अर्जेंटीना, मैक्सिको और बहुत सारे और मुल्क हैं जो हमारे साथ हैं। और इसके अलावा हमें हिमायत है चीन की, कुछ हद तक रूस की, और यहाँ अमेरिका भी ज़्यादा एक्टिव नहीं रहा है, जहाँ ये यूनाइटेड नेशंस में वो बातें बाहर करता रहता है हिंदुस्तान के हक में। पर यूनाइटेड नेशंस में वो उनकी पार्टिसिपेशन से यही नज़र आता है कि वो भी कोई ज़्यादा इंथुजियास्टिक नहीं है कि नए परमानेंट मेंबर्स बन जाएं। तो फिर जब ये जो परमानेंट मेंबर्स की हमेशा से कोशिश ये रही है कि वो किसी नए को मेंबर नहीं बना रहे, तो फिर भारत किसको साथ में ला के ये सारी चीज़ें करना चाहता है और इसका जो ख्वाहिश जो है वो पूरी करना चाहता है, जबकि लोग उसके साथ नहीं? जी देखें, कुछ लोग उनको बायलैटरली लोगों ने उनसे कहा है कि जी हाँ, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है तो इसको परमानेंट मेंबर होना चाहिए। कुछ आपने देखे ही होंगे बायलैटरल स्टेटमेंट्स अमेरिका ने भी उनके साथ की हैं। किस वक्त रूस ने भी उनको कहा है कि हाँ, बहुत बड़ा मुल्क है और हम आपकी ख्वाहिश जो है उसको हम मंजूर मानते हैं कि आपकी ख्वाहिश है, लेजिटिमेट है। पर अगर सब साथ ये जब आते हैं तो जब भी जैसे अमेरिका में कहते हैं व्हेन रबर हिट्स द रोड, फिर वहाँ हिचक जाते हैं, क्योंकि जो नए परमानेंट मेंबर्स को मानने के लिए मेरे ख्याल में कंसेंसस अब तक नहीं है। यहाँ यूनाइटेड नेशन में बहुत सारे मुल्क हैं जिसकी बहुत रिजर्वेशंस हैं। अगर सिर्फ ना ये 4 जो मुल्क हैं उनके बारे में या 4 में से एक है उसके बारे में, तो इस वजह से एक कंसेंसस नहीं बन सकता, बड़ा मुश्किल है। अच्छा मुनीर साहब, जिस तरह का रवैया भारत ने गुज़श्ता कुछ सालों से इख्तियार कर रखा है और एक हिंदुवाता वाली पॉलिसी और जो मुसलमानों के साथ और दीगर अक़लियतों के साथ जो सलूक है, अगर भारत इन अज़ाइम में अपने कामयाब होता है फिर तो इस पूरे खित्ते के अंदर अब अमन का ख्वाब जो है वो चिकनाचूर हो जाएगा, इस पूरा स्टेक के ऊपर लग जाएगा ये खित्ता। तो भारत के अंदर जो हो रहा है, मतलब हम ये तवक्को रखें जो कश्मीर की जो तहरीक आज़ादी है, भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, कल कलां को आने वाले वक्त में अगर भारत की ये शिकस्त हम इस आलमी फोरम पे देखते हैं तो आने वाले वक्त में ये आवाज़ें भी आलमी फोरम्स के ऊपर उठती नज़र आएंगी? जी, ये ऑब्वियसली कि हमने भारत को कोई ऐसी जगह नहीं देनी है कि जहां उसकी जो पॉलिसीज़ हैं और उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाए। तो हमने ना सिर्फ इस वजह से पर प्रिंसिपल की वजह से, सॉवरेन इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल, उस वजह से हमने उसकी अपोजिशन की है। पर जो आजकल जो हो रहा है हिंदुस्तान में, जो मोदी हुकूमत में एक किस्म की फैशिस्ट गवर्नमेंट है, तो उनको तो यानी कि हमें बहुत ज़्यादा रीज़न है उनको अपोज करने के लिए, उनको रेजिस्ट करने के लिए। तो हमारी तो कोशिश यहाँ है कि हम जाहिर करें कि किस किस्म की हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ हैं। ऑब्वियसली उसको ना सिर्फ परमानेंट मेंबरशिप, मैं तो कहता हूँ कि उनको नॉन परमानेंट मेंबरशिप की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा मुनीर साहब कि उनको जो
नॉन परमानेंट मेंबरशिप की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो आने वाले वक्त के अंदर अभी मसला कश्मीर, कल यौम शोहदा कश्मीर था, तो इसमें कश्मीर के मामले पर दुनिया क्यों हमारी बात नहीं सुनती, क्यों इतना एक्टिवली रिएक्ट नहीं करती? जी देखें, उसमें पहली बात तो ये है कि जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो हैं बड़े मुल्कों के, वो काफ़ी अहम हैं। स्पेशली इस वक्त जो एक नई कोल्ड वॉर शुरू हो रही है और उसमें दोनों तरफ ये चाहते हैं कि जितने डेवलपिंग कंट्रीज़ हों, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हों, उनके साथ हों। तो एक कॉन्टेस्ट चला हुआ है और जिसमें हिंदुस्तान को भी, अमेरिका भी चाहता है कि वो उसके साथ एलाई बन जाए, रूस की भी उसके साथ रिलेशनशिप है, तो ये खींचतान चल रही है। इसमें कोई लोग अपना मुंह बंद के रखे उठे बैठे हैं। जो हिंदुस्तान में अंदरूनी जो हालात हैं उसके बारे में, ये जियो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से हिंदुस्तान ने फ़ायदा उठाया है और दुनिया का जो आवाज़ है, जो मुंह है, वो उसको धीमी कर दी है बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स। तो इलाकाई सूरत हाल और उसका फ़ायदा भारत उठा रहा है। और जो देखते हैं जी, अच्छी खबरें इस हवाले से क्या आती हैं कि इन आलमी फोरम्स के ऊपर एक तो भारत की शिकस्त, उसके बाद कश्मीरी अवाम की भी बात सुनी जाए। बहुत शुक्रिया मुनीर अकरम साहब, हमें अपडेट दे रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा से। अब कुछ जिक्र कर लेते हैं जी ज़िमनी इंतखाबात का। 17 जुलाई की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सरगर्मियाँ बढ़ रही हैं। तकारीर के अंदर भी जो है इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात का सिलसिला अरूज पर है। ऐसे में जनूबी पंजाब के जो हलके हैं वो कितने इंपॉर्टेंट हैं, वहाँ क्या जोड़ तोड़ जारी है, कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पीछे है। मुल्तान से हमें सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब जमशेद रिजवानी साहब ने ज्वाइन किया है, उन्हीं से पूछेंगे। और सबसे बड़ा जो मुकाबला कहा जा रहा है वो है जी मुल्तान के अंदर, जहाँ शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी साहब और साबिक MP जनाब सलमान नईम साहब मद्दे मुकाबिल हैं। जमशेद रिजवानी साहब, कितना बड़ा मुकाबला है, क्या देख रहे हैं मुल्तान में, क्या गहमा गहमी है? मेरा ख्याल है कि जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है पंजाब में 20 नशिस्तों में, उनमें से अगर कोई सी नशिस्त को सबसे अहम समझा जा रहा है जिसमें मुकाबला सख्त है और PTI वाइस चेयरमैन जाहिर है जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी हैं, उनके बेटे ज़ैन कुरैशी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। और फिर सलमान नईम हैं जिन्होंने पहले मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को 2018 के इलेक्शन में शिकस्त दे रखी है। तो ये मुकाबला तवज्जो का मरकज़ है। तो ये सख्त मुकाबला इसलिए भी है कि इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो लीडरशिप है वो अपना आखिरी जोर यहाँ लगा रही है। आज इमरान खान कुछ देर बाद मुल्तान में जलसा आम से खिताब कर रहे हैं, उस हल्के में खिताब कर रहे हैं जहाँ पे ज़ैन कुरैशी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं PP 217 में। और कल मरियम नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नवाज की जो इस वक्त कैंपेन को लीड कर रही हैं वो मुल्तान में होंगी और आ रही हैं आखिरी जलसा यहाँ पे करने के लिए। तो ये एक लिहाज से इससे अंदाजा कर सकते हैं कि क्योंकि एक साइकोलॉजिकल जो एज है दोनों पार्टीज लेना चाहती हैं। अगर मखदूम शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी को शिकस्त होती है तो जाहिर है कि PTI का जो मोरल है वो काफ़ी डाउन कर सकती है मुस्लिम लीग नवाज। और मुस्लिम लीग नवाज जो है इस सीट पर अगर शिकस्त दे देती है PTI के उम्मीदवार को तो उसका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा, और ख़ास तौर पर इत्तेहादी गवर्नमेंट का। क्योंकि सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो यहाँ इस वक्त इस हल्के में भी पीपल्स पार्टी की तरफ से जो कैंपेन को देख रहे हैं, उनके बेटे देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वोट को भी सलमान नईम के अकाउंट में डालने की कोशिश की जा रही है। तो इस लिहाज से हर कोई इस वक्त सलमान नईम को फतहमंद देखना चाहता है, PTI की मुखालिफ तमाम सियासी जमातें। जी अच्छा जमशेद साहब, हमने देखा है कि कई हलकों में जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जो पहले टिकट होल्डर थे, वो आज़ाद हैसियत में सामने खड़े हुए हैं या पूरे दिल के साथ कैंपेन नहीं चला रहे इनकी। तो क्या नज़र आ रहा है मुल्तान के अंदर इस मामले में यकसुई नज़र आ रही है कि तमाम की तमाम PDM में शामिल जमातें सलमान नईम के पीछे खड़ी?
बिल्कुल ऐसा है कि तमाम के तमाम पीपल्स पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार ही खड़ा नहीं किया, JUIF ने भी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। तो अगर जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो तो तमाम PDM की वो उन्होंने खड़ा नहीं किया। अब मुस्लिम लीग नवाज के जो लोकल पॉलिटिक्स है उसकी जो अपनी हल्के की डायनामिक्स होती हैं, अगर आप उसको अंडरस्टैंड करते हो तो यकीनन सेनेटर राना महमूद हसन जो मुस्लिम लीग नवाज के से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो इस हल्के में अपने भाई के लिए और खुद इस हल्के से वो कभी MNA की सीट का जो हल्का है उसमें इलेक्शन में हिस्सा ले चुके हैं, मखदूम साहब से हार भी चुके हैं। तो वो और वहीद अराई साहब हैं जो साबिक सूबाई वजीर हैं, वो भी उनकी पिछली दफा उनकी जो मिसेज हैं वो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज की उम्मीदवार थी। तो यकीनन जो पुराने स्टेक होल्डर हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में मुस्लिम लीग नवाज के, उनकी जो दिलचस्पी है वो उतनी नजर नहीं आ रही जितनी होनी चाहिए थी सलमान नईम के लिए। लेकिन क्योंकि अगर वो फतेहमंद होते तो वो इस हल्के में डोमिनेट कर जाएंगे मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत की नजर में भी, तो यकीनन वो उनका सियासी कद सलमान नईम का इतना बड़ा देखना नहीं चाहते। इस वजह से पूरा जोर मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने भी यहाँ लगा रखा है। आबिद शेर अली जो दो समझे जाते हैं राना महमूद हसन के जो सेनेटर हैं, उनको उनके साथ इस हल्के में रखा गया है ताकि वो इनके राना बरादरी राजपूत बरादरी का जो वोट है उसे एंगेज किया जाए। वहीद अराई साहब पर भी जोर है डाला जा रहा है कि वो अपना पूरा जोर डालें और वोटर को लेकर निकलें। जी, दूसरे हल्के हैं दो लोधरा के, वहाँ पे भी ऐसी ही सूरत हाल है कि जी नून लीग के जो उम्मीदवार हैं साबिक, वो भी मुकाबले पे आज़ाद हैसियत में खड़े इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या नज़र आ रहा है कि कहीं का बाज़ हल्कों में नून लीग वर्सेस नून लीग मुकाबला है या 1-on-1 मुकाबला PTI वर्सेस नून लीग है, और जो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो नून लीग को कितना नुकसान पहुँचाएंगे लोधरा के अंदर? मेरा ख्याल है लोधरा में जो उसके ज़िले की जो पॉलिटिक्स है उसमें दो बड़े फरीक थे और हैं। एक जहांगीर तरीन साहब PTI के सबसे जो साबिक उनके डील करते रहे हैं PTI को, जाहिर है, और लेकिन बड़ी पर्सनैलिटी, बड़ा नाम है अब भी, और दूसरा अब्दुल रहमान कांजू, दोनों पॉलिटिकल राइवल रहे हैं। लेकिन पहली दफा ऐसा है कि इस सिनेरियो में वो इकट्ठे हैं। अब मसला ये हुआ है कि क्योंकि अब्दुल रहमान कांजू का जो ग्रुप है वो कभी आज़ाद हैसियत में भी सीटें जीतता रहा है, आपको याद होगा। और वो इन्होंने एक तो अली तरीन वाला जो इलेक्शन है आप देखें कि उन्होंने जो उम्मीदवार है इस वक्त PTI के आमिर इकबाल शाह, उनके वालिद इकबाल शाह साहब को जितवा दिया था अली तरीन के मुकाबले में। तो अब्दुल रहमान कांजू सबसे ज्यादा मसले में है यहाँ पर, और उन्होंने इस हवाले से जाहिर है उनकी अपनी जो ग्रुपिंग है लोकल चीजों में, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग की क़यादत से रिक्वेस्ट की, जो हमें अंदाजा है वो ये कि कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दें और हमें ओपन कर दें। मैं उस हल्के में नहीं जाऊंगा और वो गए भी नहीं है। जो जिस हल्के में मुस्लिम लीग सदीक बलोच जो इस वक्त सिटिंग MP हैं, वो उस वक्त जो उम्मीदवार हैं शाह साहब उनकी कंपेन कर रहे हैं, जबकि वहां पे PTI के उम्मीदवार कैप्टन इज्जत जावेद हैं। अच्छा, मुकाबला जो समझा जा रहा है वो उन दो उम्मीदवारों के मुकाबले में समझा जा रहा है। तो इससे ये देखा जा रहा है कि जी जो नज़ीर बलोच हैं मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर उम्मीदवार, उनका दरमियान में और शाह साहब के दरमियान में तो रफीउद्दीन शाह साहब जो है, हाँ रफीउद्दीन शाह साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनके दरमियान में जो मुकाबला समझा जा रहा है तो वो तीसरे नंबर पे है PTI के उम्मीदवार। अच्छा, ये उस्मान साहब जो दिलचस्प बात ये है, अभी तक की बात है जो समझा जा रहा है वो ये है कि आप देखें जो लोधा में जलसे से खिताब किया इमरान खान साहब ने, तो उस जलसे में जो कैप्टन इज्जत जावेद साहब ने जो खिताब किया उसमें उन्होंने कहा इस हल्के से तो कोई PTI को उम्मीदवार नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे टिकट दे दी, तो मैं कहा चलें ठीक है मैं लड़ लेता हूँ। तो आप डायनेमिक्स हैं कि अगर हर तरफ एक पॉपुलर पॉलिटिक्स है और हर तरफ PTI का वोट है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तीसरे नंबर पर क्यों समझा जा रहा है कैप्टन इज्जत जावेद को? तो हर हल्के की डायनेमिक्स अजीब सी हैं। इसमें असल मुकाबला समझा जा रहा है रफीउद्दीन शाह साहब का और नज़ीर बलोच साहब का। अब्दुल रहमान कांजू जो दूसरा हल्का है जिसमें आमिर शाह साहब हैं और जवार बड़ाई साहब है, वहाँ जवार बड़ाई के लिए पहली दफा जो हमेशा सियासी मुखालिफ रहे हैं अब्दुल रहमान कांजू के, उनके लिए पूरा जोर अब अब्दुल रहमान कांजू लगा रहे हैं। तो जो एज आमिर शाह को था, आमिर इकबाल शाह को, वो एज आकर अब्दुल रहमान कांजू ने अपने ताल्लुक यूज करके वो आके मुकाबला बना दिया है। और अब जवार बड़ाइच और उनके दरमियान में वाकई सख्त मुकाबला समझा जा रहा है, जहां पहले समझा जाता है कि शायद यहाँ PTI की सीट महफूज सीट है फिर आमिर शाह के जी। बड़ा टफ मुकाबला है, बड़े कांटे के मुकाबले देखने वाले हैं जनाब। 17 जुलाई को इसका नतीजा सामने आएगा। बहुत शुक्रिया जमशेद रिजवानी साहब, आप जनूबी पंजाब के हलकों के हवाले से अपडेट दे रहे थे। इसी नोट के साथ प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।